आज हम बात करेंगे फ्लाइट MH370 यात्रियों से भरा जहाज जो अचानक हवा में गायब हो जाता है। इस जहाज को ज़मीन निगल गई या आसमान खा गया, ये बात कोई नहीं जानता। ये बात है 8 मार्च 2014 की। मलेशिया एयरलाइन की एक फ़्लाइट MH370 रात के 12:42 पर कुआलालंपुर से उड़ान भरती है और अगली 5.5 घंटों में इस फ्लाइट को बीजिंग पहुंचना था। इस प्लेन में कुल 239 लोग सवार थे, जिनमें 227 यात्री थे और 12 क्रू मेंबर। इस फ्लाइट के कप्तान हैं ज़ाहरी अहमद शाह, जिनके पास 33 साल की एक्सपीरियंस थी फ्लाइट उड़ाने की। और इस फ्लाइट के को पायलट थे फारिक अब्दुल हामिद, जिन्हें 7 साल फ्लाइट उड़ाने का अनुभव था। रात के 1:08 पर यह फ्लाइट मलेशियन कोस्ट लाइन को पार करते हुए साउथ चाइना सी के ऊपर पहुंच जाती है। ये फ्लाइट ज़मीन से 35,000 फीट की ऊंचाई पे पहुंच जाती है। ये फ्लाइट अभी भी कुआलालंपुर के ATC के संपर्क में है। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। रात के ठीक 1:19 पर यह फ्लाइट वियतनाम के एयर स्पेस में प्रवेश करती है और ये फ्लाइट वियतनाम के हो ची मिन्ह की ATC के संपर्क में आ जाती है। और फ्लाइट के कप्तान के आखिरी अल्फाज थे गुड नाइट ATC कुआलालंपुर, और आगे बढ़ते हैं वियतनाम एयर स्पेस में। पहुंचने के करीब 2 मिनट बाद ये फ्लाइट कुआलालंपुर ATC के रडार से गायब हो जाती है। अब कुआलालंपुर ATC के लिए ये नॉर्मल बात थी, क्योंकि ये फ्लाइट उनसे बहुत दूर वियतनाम एयर स्पेस में जा पहुंची। लेकिन ये फ्लाइट वियतनाम के हो ची मिन्ह ATC के रडार से भी गायब हो जाती है। हो ची मिन्ह ATC बार बार इस फ्लाइट से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिलता। हो ची मिन्ह ATC इस गायब हुए जहाज के बारे में तुरंत कुआलालंपुर ATC को बताते हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिर ये फ्लाइट कैसे और कहाँ गायब हुई। और इस घटना के बाद MH370 बन जाती है दुनिया की बिगेस्ट एविएशन मिस्ट्री। सबको लग रहा था कि कोई टेक्निकल खराबी की वजह से फ्लाइट से संपर्क नहीं हो पा रहा। देखते देखते सुबह हो जाती है और सुबह 6:30 इस फ्लाइट को बीजिंग में लैंड करना था, लेकिन ये फ्लाइट वहां पहुंची ही नहीं। तुरंत इस फ्लाइट को खोजने के लिए एक सर्च अभियान चालू किया जाता है और जहां पर फ्लाइट से आखिरी बार संपर्क टूटा था, उस जगह के कहीं 100 किलोमीटर के दायरे में समुद्र में छानबीन करते हैं। यह सर्च अभियान इतना बड़ा था कि इस फ्लाइट को ढूंढने में 7 देशों ने अपनी अपनी शिप्स और एयरक्राफ्ट को इस सर्च अभियान में शामिल किया। इस प्लेन को ढूंढते ढूंढते करीबन 3 दिन से ज्यादा का समय गुजर जाता है, लेकिन खोजी दल को इस फ्लाइट का कोई भी सुराग हाथ नहीं आता। इस घटना के करीब 4 दिन बाद 12 मार्च 2014 को इस फ्लाइट से संबंधित एक और बात पता चलती है, जिसने सबके होश उड़ा दिए। दरअसल ये फ्लाइट सिविलियन रडार से तो गायब हो चुकी थी, लेकिन अभी भी मिलिट्री के एक रडार से फ्लाइट को ट्रैक कर रही थी। इस फ्लाइट के बारे में मिलिट्री के रडार से मिला डेटा ने सब को चौंका दिया। दरअसल मिलिट्री रडार के डेटा के अनुसार जब ये फ्लाइट वियतनाम एयर स्पेस में पहुंची और सिविलियन रडार से गायब हुई, उसके बाद इस फ्लाइट ने राइट टर्न लिया और यू टर्न लेकर वापस मलेशिया की ओर उड़ने लगी। और 31 मिनट के बाद जहाज ने पेंगांग शहर को पार करते हुए मलाक्का स्ट्रेट की ओर टर्न लिया और ये फ्लाइट अंडमान और निकोबार आइलैंड की ओर उड़ने लगी। रात के ठीक 2:22 तक मिलिट्री के रडार ने इस जहाज को ट्रेस किया। उसके बाद जहाज मिलिट्री के रडार से दूर निकल गया। अभी तक जिस जगह पर प्लेन को ढूंढा जा रहा था वहां तो कोई प्लेन था ही नहीं। इस घटना ने अब एक नया मोड़ ले लिया था। आखिर ये प्लेन कहाँ गया? इस प्लेन को सीधे जाना था, इसने यू टर्न क्यों लिया और ये इंडियन ओशन के ओर क्यों पहुंचा? और मिलिट्री रडार से गायब होने के बाद ये जहाज किधर मुड़ा? सवाल बहुत थे, लेकिन जवाब एक भी न था।
अब खोजी दलों के पास एक बहुत बड़ी चुनौती थी इंडियन ओशन में सर्च करना। जो रेस्क्यू टीम अभी तक प्लेन को गल्फ और थाईलैंड और साउथ चाइना सी में ढूंढ रहे थे, उसने अब इस इंडियन ओशन के इस भाग में प्लेन को ढूंढने शुरू कर दिया। कई दिनों तक खोजबीन करने के बाद इस एरिया में भी प्लेन का कोई अता पता नहीं चला। अगले कुछ दिनों बाद पता चलता है ये प्लेन अपने यात्री के दौरान बार बार एक सैटेलाइट से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। दरअसल ये बोइंग 777 जहाज था जिसमें सैटेलाइट से ऑटोमेटिक कम्युनिकेट करने की टेक्निक थी। इस जहाज ने हर 1 घंटे के बाद इन मार्स सेट से संपर्क करने की कोशिश की। इस सैटेलाइट डेटा को पता करने के बाद पता चला कि जब ये जहाज मिलिट्री रडार से गायब हुआ, उसके बाद इसने एक और टर्न लिया और अगले 5 घंटों तक इसी दिशा में लगातार इंडियन ओशन के ऊपर उड़ता रहा। और इस प्लेन ने सुबह 8:19 पर आखिरी बार सैटेलाइट से संपर्क बनाने की कोशिश की। इन्वेस्टिगेटर्स ने जब सैटेलाइट के डेटा को एनालाइज किया, जहाज की स्पीड और उसमें मौजूद फ्यूल से जब जहाज मैथमेटिकल कैलकुलेशन की, तो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के करीब 2000 किलोमीटर वेस्ट में इंडियन ओशन के इस कर्व एरिया में जहाज को होने का आशंका जताई। और इसके बाद शुरू होता है दुनिया का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन। लेकिन इस जहाज का कोई नामो निशान नहीं मिलता। फिर अप्रैल 2014 के बाद समंदर के एक ऊपर चलने वाली सर्च ऑपरेशन को बंद करके डी ओशन सर्च ऑपरेशन को सर्च किया, जिससे समुद्र के नीचे जहाज को सालों तक ढूंढा गया। यह सर्च ऑपरेशन दुनिया का सबसे महंगा ऑपरेशन था और लगातार 3 साल तक इस जहाज को खोजबीन चलती रही, जिसमें $160 मिलियन का खर्चा आया। लेकिन इस जहाज का कोई अता पता नहीं चला और 3 साल बाद इस ऑपरेशन को भी बंद किया गया। हालांकि इस जहाज का तो कोई अता पता नहीं चला, लेकिन गायब होने के 1 साल बाद मेडागास्कर के आइलैंड पर इस जहाज का एक टुकड़ा मिलता है जो समंदर की लहरों से इस आइलैंड पे पहुंचा था। ये जहाज का फेलपेरोन था, वो हिस्सा जो लैंडिंग के समय काम आता है। जब इस प्लेन के टुकड़े पे रिसर्च किया गया तो एक्सपर्ट्स का मानना था कि जहाज नोज के बल पानी में गिरा, जिससे ये माना जाने लगा कि फ्लाइट 370 को जानबूझकर गिराया गया। आखिर इस फ्लाइट को क्यों क्रैश कराया गया और इसके पीछे किसका हाथ था, इसकी जांच करने के लिए मलेशियन पुलिस ने तहकीकात की। तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान इस फ्लाइट से जुड़ा और राज सामने आए, जिसने सबको हैरान किया। तो जब पैसेंजर्स का बैकग्राउंड को चेक करने लगे तो पता चला कि 2 लोग ऐसे थे जो फेक पासपोर्ट के साथ ट्रेवल कर रहे थे, जिससे ये माना जाने लगा कि हो सकता है कि इन्होंने इन फ्लाइट को हाईजैक किया हो। लेकिन जब इन 2 पैसेंजर्स के बैकग्राउंड को चेक किया गया तो पता चला इनका किसी भी आतंकवाद संगठन से कोई ताल्लुक नहीं। दरअसल ये दोनों चोरी के पासपोर्ट से यूरोप जाकर वहां सेटल होना चाह रहे थे। फ्लाइट MH370 के पीछे किसकी साजिश थी, इसके लिए मलेशिया पुलिस ने दोनों पायलट्स के बारे में तहकीकात की। तो फ्लाइट की कैप्टन जहरी अहमद शाह के घर पर एक फ्लाइट सिमुलेटर मिला। दरअसल फ्लाइट सिमुलेटर एक ऐसी मशीन होती है जिसकी मदद से पायलट्स एक रियल प्लेन को उड़ाने का अनुभव करते हैं। किसी पायलट के घर पर सिमुलेटर मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बड़ी बात ये थी कि उस सिमुलेटर में जो पाथ ड्रा की गई थी और उसमें जो कोऑर्डिनेट्स डाले गए थे वो इत्तेफाक से फ्लाइट MH370 रूट से लगभग मिल रहे थे। इस वाक़ये ने जहाज के कैप्टन को सीधी कटघरे में खड़ा कर दिया। अब सवाल ये आता है कि वास्तव में रचाया था, तो इसके लिए इस पूरी घटना को एक बार फिर से देखना होगा कि कैसे फ्लाइट को गायब किया होगा। दरअसल कुछ ऐसा हुआ होगा कि फ्लाइट के टेक ऑफ करने के 42 मिनट के बाद जब प्लेन वियतनाम एयरस्पेस में पहुंचा, तब मलेशिया ATC ने प्लेन को वियतनाम ATC को हैंड ओवर कर दिया। लेकिन वियतनाम ATC बार बार कोशिश करने के बाद भी प्लेन के साथ संपर्क नहीं बना पा रहे थे। ऐसे तभी हो सकता है जब प्लेन का ट्रांसपॉन्डर या तो खराब हो गया हो या तो जानबूझकर बंद कर दिया हो।
दरअसल ट्रांसपोंडर एक ऐसे डिवाइस होता है जिसके द्वारा प्लेन ग्राउंड पे एटीसी से संपर्क बना पाता है और अपने एक्चुअल लोकेशन के बारे में एटीसी को बताता रहता है। ट्रांसपोंडर की MH370 में एटीसी संपर्क बनाने के लिए 4 से भी ज़्यादा तरीके थे और सारे कम्युनिकेशन डिवाइसेस एक साथ खराब हो जाए ऐसा एविएशन के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। मतलब साथ था, सभी कम्युनिकेशन डिवाइसेस को जानबूझकर बंद किया गया। आखिर कैप्टन जहरीश अहमद शाह पे बहुत सवाल खड़े हुए, लेकिन आज तक इस बात का कोई पता नहीं चला और ना ही उन 239 लोगों का जो MH370 में सवार थे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।